चलिए, तो हम आज पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल, है ना। तो आज की क्लास हमारी महाजनपद काल वाली यहाँ से शुरू होती है, ठीक। तो महाजनपद काल क्या है, कैसा है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि आद्य ऐतिहासिक कालों को दो भागों में बांटा गया था। पहला क्या था हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा क्या था हमारा, ऋग्वैदिक काल, है ना। ऋग्वैदिक काल को फिर हमने दो भागों में, वैदिक काल फिर हमने उसको फिर दो भागों में बांटा था। एक हो गया ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। और इसके बाद में उत्तर वैदिक काल के समय में ही हम अलग अलग वंशों को देखते हैं कि अलग अलग वंशों का क्या होता है, उदय होता है, ठीक। अब इसी समय में आपको अलग अलग धर्म भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म की बात करो, जैन धर्म की बात करो, शैव धर्म की बात करो और वैष्णव धर्म की। शैव कौन है, जो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, और वैष्णव कौन है, जो भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। अच्छा, ये डिबेट बहुत लंबे समय तक चलती रही सनातन में ना। ये डिबेट आज भी आप सुनेंगे कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव बड़े हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु बने हैं, है ना। जो शैव है वो शिव को बड़ा मानते हैं, जो वैष्णव हो वैष्णव को बड़ा मानते हैं, मतलब विष्णु जी को बड़ा मानते हैं। पर वास्तविकता ऐसी कुछ भी नहीं है। वास्तविकता ये है कि दोनों जो है वह एक साथ चलते हैं, एक सृष्टि का पालन करते हैं और एक सृष्टि का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो एक सृष्टि का पूर्ण रूप से निर्माण कर रहे हैं, एक पूरा पालन कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। तो आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं, जब वो दोनों ही एक दूसरे को बड़ा मान रहे हैं, तो है ना। तो हम भी दोनों को क्या एक साथ लेकर चलते हैं। तो ऐसे में सनातन की बात की जाए तो 5वीं शताब्दी के आसपास में हम ये देखते हैं कि अलग अलग धर्मों का उदय हुआ। इसी समय में हम देखते हैं कि लोगों ने लोहे का बहुत प्रयोग प्रारंभ कर लिया, लौह युग आ चुका था। तो लौह युग के अंत समय में लोगों ने लोहे के क्या औजार बनाना शुरू कर लिया, और इसके कारण युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। और युद्धों के द्वारा हम ये देखते हैं कि जनपदों का निर्माण हुआ, कबीले से जनपद बने, जनपद से फिर धीरे धीरे महाजनपदों का निर्माण होने लगा। तो अगर हम मध्य प्रदेश या फिर अगर हम छत्तीसगढ़ या फिर अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें, तो हमें मुख्य रूप से कौन कौन से महाजनपद देखने के लिए मिलते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि हमको 16 महाजनपद देखने के लिए मिले। 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में हमको कितने, दो महाजनपद देखने के लिए मिलते हैं। पहला है मध्य प्रदेश में अवंती महाजनपद और दूसरा छत्तीसगढ़ और एमपी में मिलके चेदी महाजनपद। अवंती महाजनपद वह हिस्सा रहा है जिसको हम अवंतिका के नाम से भी जानते हैं। इसकी राजधानी उज्जैनी और माहेश्वती दोनों रही है। चेदी महाजनपद की बात करें तो ये वो जगह है जिस पर शिशुपाल का शासन रहा है, और इसकी राजधानी क्या थी, शुक्तिमती। तो अब यहीं पर ना 16 महाजनपद है पूरी इंडियन हिस्ट्री में, और 16 महाजनपदों में से सबसे महान महाजनपद जो निकल कर आया वो कौन सा था, मगध महाजनपद। क्यों, क्योंकि मगध महाजनपद वो हिस्सा था जिसने संपूर्ण भारत को क्या कर दिया, एक कर दिया। और ये परिकल्पना किसकी रही है, नाम बताओ भाई। बताते जाओ। किसकी संकल्पना रही है, नहीं आ रहा। सबसे पहले भारत को एकजुट करने की संकल्पना चाणक्य की रही है। याद आया, मैंने क्या बताया था आपको कि इसी समय में सिकंदर का आक्रमण विश्व के अलग अलग देशों में हो रहा था। तो चाणक्य ये चाहते थे कि कैसे भी अगर भारत में सिकंदर का आक्रमण हो तो इसको डट कर इससे क्या किया जाए, मुकाबला किया जाए, और सिकंदर या कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत पर हस्तक्षेप ना कर पाए। तो इस कारण से वो ये चाहते थे कि भारत को एक साथ एक राजा की क्या है, आवश्यकता है, और संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र बनकर विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मगध महाजनपद निकल के आता है। तो मगध महाजनपद वो है जो कि पूरे राष्ट्र को क्या कर लेता है, एक कर लेता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं मगध के राजवंश।
तो मगध के राजवंशों में सबसे पहला राजवंश जो हमको देखने के लिए मिलता है, उस राजवंश से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला राजवंश जो कि हमें देखने के मिलता है मगध राजवंश के अंतर्गत, वो है हर्यक वंश। तो सबसे पहले मगध में कौन सा वंश आता है? हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है ना, इस वंश को हम पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। इस वंश के ऑलमोस्ट सभी शासकों के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी गई। ठीक है, इसीलिए इस वंश को क्या कहा गया? पितृहंता वंश कहा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे आगे आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश का पहला शासक जो है वो है बिंबिसार। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई। इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाई, जिसे राजगीर के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि देखो, इसने सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना भी कर दी, मगध का एक बड़ा वंश रहा है, तो अब इसको क्या करना है? अपने राज्य को विस्तार करना है। तो राज्य विस्तार करने के पहले दो ही साधन हुआ करते थे, या तो युद्ध करो या तो विवाह कर लो या कोई रिश्ता बना लो। ठीक है, तो इसने बोला एक काम करते हैं, हम राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति अपनाएंगे, मतलब विवाह करेंगे, क्योंकि जमाई को लोग दे देते हैं ना दहेज में राज्य अपना, है ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हम जो है वह राजनीतिक विवाह करेंगे। तो इन्होंने राजनीतिक नीतियों के लिए, राजनीतिक विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध बनाए। इन्होंने अलग अलग क्षेत्र की राजकुमारियों के साथ में विवाह किया। इन्होंने कौशल राजकुमारी के साथ में विवाह किया, और कौशल अर्थात वर्तमान अयोध्या वाला क्षेत्र, और उस क्षेत्र की राजकुमारी के साथ विवाह किया, तो इनको क्या मिल गया? काशी क्षेत्र दहेज के रूप में प्राप्त हो गया। तो हर्यक वंश का पहला शासक नाम क्या है? बिंबिसार। ठीक, अब बिंबिसार इसके अलावा क्या करता है? तो आगे बढ़ता है और लिच्छवीगढ़ राज्य। अब लिच्छवीगढ़ राज्य याद करो कि लिच्छवीगढ़ राज्य मैंने आपको क्या बताया था, किससे संबंधित है? महावीर स्वामी की माता त्रिशला से, याद आया। तो वही लिच्छवीगढ़ राज्य की राजकुमारी से भी विवाह कर लेता है। ठीक है, आगे मध्य राज्य की राजकुमारी के साथ भी विवाह कर लेता है। तो लिच्छवी भी इसको मिल गया, मध्य भी इसको मिल गया, कौशल भी इसको मिल गया, और काशी दहेज में मिल गया। ठीक, फिर आगे चलकर यह अपने कुछ विजय अभियान करता है। तो ये क्या करता है? अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेता है। और अंग किसका महाजनपद था? याद करो, महाभारत काल में कर्ण का महाजनपद था, इसलिए कर्ण को क्या कहा जाता था? अंगराज कर्ण। ठीक है, फिर यह गौतम बुद्ध के समकालीन था, इस कारण से यह बौद्ध धर्म का समर्थक था। अब यहाँ पे क्या आपको याद रखना है? कुछ भी नहीं, जीरो। क्या पढ़ना है? हर्यक वंश मगध का पहला राजवंश रहा है। इसकी स्थापना एक व्यक्ति जिसका नाम है बिंबिसार, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है, बिंबिसार। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद इसको अपने राज्य को फैलाना था, तो फैलाने के लिए क्या करे? तो इसने विवाह नीति अपनाई। तो इसने 3 जगह की राजकुमारियों के साथ विवाह किया। पहला है कौशल नरेश की पुत्री के साथ, दूसरा है लिच्छवीगढ़ राज्य की पुत्री के साथ में, और तीसरा है मध्य नरेश की पुत्री के साथ में या राजकुमारी के साथ में इसने विवाह किया। तो इसको कौशल भी मिल गया, मध्य भी मिल गया, और इसके अलावा क्या मिल गया? लिच्छवीगढ़ राज्य का क्षेत्र भी। इसको काशी दहेज में प्राप्त हुआ, और इसने अंग पर आक्रमण किया, और अंग को जीतकर अपने साम्राज्य में क्या कर लिया? सम्मिलित कर लिया। सम्मिलित करने के पश्चात में यह जो है, यह बौद्ध धर्म को मानने लगा धीरे धीरे, क्योंकि गौतम बुद्ध इसके क्या थे? समकालीन थे। ठीक, इसके बाद आता है इसका अगला शासक। तो इस वंश के अगले शासक को कहा जाता है अजात शत्रु। अब अजात शत्रु को याद करो, तो एक शब्द याद आ रहा होगा आपको, बौद्ध संगति। याद आई? तो मैंने आपको क्या बताया था कि बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? अजात शत्रु ने की थी। तो ये वही है जिसने क्या किया था? बौद्ध धर्म की संगति की
अध्यक्षता की थी, या उस समय में ये क्या था, शासन में था। इसके संरक्षण में बौद्ध संगति कंप्लीट की गई थी। ठीक है, क्लियर। तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजात शत्रु जो है ये क्या करता है, यह सिंहासन को प्राप्त कर लेता है। अब पिता की हत्या करके बना है तो गुस्सा और ज्यादा होगा, तो ये क्या करता है, युद्ध अभियान करता है, क्योंकि राज्य का लालच बहुत है ना। तो कहाँ कहाँ, तो ये वैशाली जो कि वज्जी शब्द है उसे पराजित करता है और लिच्छवी को हराता है, और वैशाली और लिच्छवी दोनों को हराने के बाद इसे अपने राज्य में मिला लेता है। यह कौशल और काशी पर भी अपना प्रभाव बढ़ाता जाता है। तो अगला आता है अजातशत्रु, जो कि क्या करता है, लिच्छवी और वज्जी संघ को हराता है और कौशल और काशी पर अपना प्रभाव बढ़ाता है। धीरे धीरे ये क्षेत्र को और बढ़ाने लगता है। इसके बाद में यह कुछ राजनीतिक सुधार करता है, जैसे कि ये कुछ नए हथियारों को लेकर आता है। तो इसके द्वारा रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस समय तक हथियार, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस समय तक हथियार जो है बहुत इनिशियल डेज पर शुरू हुए हैं, तो बहुत सारे प्रकार नहीं है इनके। तो उसने बोला हम रथ मूसल चलाएंगे। रथ मूसल क्या होता है, मूसल शब्द समझो तो ऐसा लग रहा है किसी चीज को कुचलने वाली कोई चीज होगी, ठीक। तो उसने बोला मैं एक बाहुबली देखी है ना, तो बाहुबली का जो छोटा भाई रहता है वो एक रथ लेके आता है जिसके सामने वो लगे होते हैं क्या, मतलब ब्लेड्स लगे होते हैं, जिससे लोग क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो वही क्या है, रथ मूसल है। तो वो रथ पर औजार लगा देता है कि भाई रथ जहां जहां जाएगा जितने लोग आएंगे सामने सब मर जाएंगे, भाई हमारे हो चाहे दूसरे के हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारे वाले आइट साइड हो जाओ, है ना। तो ये क्या करता है, ये रथ मूसल लेकर आता है। और महाशिलाकंटक मतलब गदा जैसा एक औजार होता है जिसमें क्या होते हैं, कांटे लगे होते हैं, ठीक है। गदा और गदा के ऊपर क्या है, कांटे लगे हुए हैं, मतलब ऐसे नुकीले शेप बनाए गए हैं जिससे गदा नॉर्मल लगेगी तो इंसान को कम लगेगा, तो नुकीले शेप होंगे तो क्या होंगे, वो बॉडी के अंदर जाएंगे, टिश्यू डैमेज करेंगे, स्किन डैमेज करेंगे, ब्लड लॉस होगा, ठीक। तो ये क्या करता है, ये औजारों को लेकर आता है, महाशिलाकंटक को और रथ मूसल को। धार्मिक योग्यता मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके संगठन के अंतर्गत ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, जो कि राजगृह में हुई थी, ठीक। तो ये क्या करता है, बौद्ध धर्म को मानता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो पहला है बिंबिसार और दूसरा है अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद में आता है उदायन। अब उदायन जो है ना, उदायन अपने पिता की हत्या करता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक। तो जिस प्रकार से अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी, वैसे ही उदायन जो है अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद में इस राज्य को अपना बना लेता है। अब हत्या कर दी इसने तो क्या हुआ, इसने पाटलिपुत्र को अपनी नई राजधानी बनाया, और गंगा और सोन नदी के संगम पर यह पाटलिपुत्र जो है स्थित थी। अब क्या होता है यहाँ पर, जब उदायन अपने पिता की हत्या करता है अजात शत्रु की, तो जब आप किसी बड़े व्यक्ति को सिंहासन से हटाकर स्वयं बैठते हैं तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं आक्रमण के। तो इन आक्रमणों के कारण इसने बोला कि भैया हम एकदम बीचों बीच राजधानी बनाएंगे, राजगीर को हटाओ। तो राजगीर को हटा दिया इसने। इसने बोला मैं राजधानी बनाऊंगा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र में। क्यों भैया, अगर मान लो आक्रमणकारी आते हैं, तो आक्रमणकारी जब आएंगे तो पहले उनको नदी पार करनी पड़ेगी, तब तक अपन तीर कमान से घायल कर देंगे, है ना, सीधी सी बात है। तो उसने बोला जब तक ये नदी पार करेंगे तब तक अपन आधे आक्रमणकारियों को खत्म कर देंगे। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये क्या करता है, एक नया नगर बसाता है। इस नगर का नाम क्या है, पाटलिपुत्र। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई, उदायन के द्वारा, ठीक। यह किन नदियों के संगम पर है, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में स्थित है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होता है, अब इसने पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी।
यही पाटलिपुत्र आगे चलकर मगध की राजधानी बनती है। क्लियर है ना, मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी बनती है, पाटलिपुत्र बनती है, यही आगे बढ़कर। इसके बाद धीरे धीरे ये वंश जो है खत्म होने लगा। उदयन इस वंश का प्रमुख शासक रहा है। इसके बाद में हमें हर्यक वंश कमजोर होता हुआ दिखाई देने लगा और जिसका स्थान अब कौन ले लेता है, नागवंश ले लेता है। ठीक है, तो इसका स्थान ले लेता है नागवंश। नागवंश जो नेक्स्ट आएगा ना, नागवंश इसी का सेनापति रहा है। ठीक, तो नागवंश का पहला शासक अच्छा, हर्यक वंश के पहले पतन के कारण देख लेते हैं। तो हर्यक वंश का पतन क्यों क्यों हुआ? पहला, आपसी कलह और षड्यंत्र। क्लियर है, बेटा ही बाप की हत्या कर दे रहा है। ठीक, दूसरा है केंद्रीय शासन की कमजोरी। सही बात है कि भाई कोई ऐसा शासक अब बचा ही नहीं जो युद्ध अच्छे तरीके से कर सके या सक्षम हो। तीसरा है बाहरी आक्रमणकारी और विरोधों का सामना करना। चौथा है शिशुनाग वंश का उदय हर्यक वंश का अंतिम पतन का कारण रहा। अब आता है हर्यक वंश का महत्व। ये आपका पीएससी मेंस के लिए जरूरी है कि मान लीजिए कभी आपसे हर्यक वंश का महत्व पूछ लिया तो आप क्या लिखेंगे। तो हमको क्या लिखना है, सबसे पहली बात, हर्यक वंश मगध महाजनपदों में वंशों में से एक शक्तिशाली वंश रहा है। दूसरी बात, ये वो वंश रहा है जिसने प्रशासन भी ठीक किया, सैन्य सुधार भी लेकर आए और राजनीतिक सुधार भी लेकर आए। इसके द्वारा पाटलिपुत्र और राजगीर जैसे शहरों का क्या किया गया, विकास किया गया, जो आगे चलकर मगध राजवंश को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं या मगध राजवंश को दिखाते हैं कि मगध कैसा था, मगध की उन्नति को बताते हैं। इतना याद रखना है। फिर आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की अगर हम बात करें, इसे नागवंश के नाम से जाना जाता है। इसमें उपस्थित जो शिशुनाग है ना, वह हर्यक वंश का सेनापति था। ठीक, तो प्राचीन भारत के मगध महाजनपद का दूसरा प्रमुख राजवंश रहा है यह वंश हर्यक वंश के बाद सत्ता में आया। ठीक है, शिशुनाग वंश ने मगध को और अधिक सुदृढ़ कर दिया और अवंती जैसे प्रमुख क्षेत्रों को अपने राज्य में शामिल कर इसने अपनी सीमा को क्या कर लिया, बढ़ा दिया। आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या था, हर्यक वंश में एक मंत्री या सेनापति था। तो ये क्या करता है, हर्यक वंश का एक मंत्री होता है। जब ये देखता है कि हर्यक वंश बहुत कमजोर पड़ गया है तो बोलता है कि भाई ये तो कमजोर हो गए, हम एक काम करते हैं, हम संभालेंगे राज्य को। तो ये क्या करता है, यह अपने आप को विद्रोह करके अपने आप को शासक घोषित कर देता है और ये अपने आप को शासक घोषित कर देता है और इस वंश की राजधानी राजगृह थी और फिर ये वैशाली में ट्रांसफर करता है। अर्थात क्या समझोगे कि उदयन के समय में राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई, बिंबिसार के समय में राजधानी राजगृह बनाई गई, अजात शत्रु ने राजधानी को राजगृह ही में ही रहने दिया, उदयन ने पलट दिया, पाटलिपुत्र बनाया। शिशुनाग वंश जब आया तो उसने बोला कि नहीं, हम पहली वाली जगह में रहेंगे, तो उन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और बाद में इस जगह को ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करके कहाँ चले गए, वैशाली चले गए। क्लियर है। इसके बाद पहला शासक जो कि शिशुनाग आता है, शिशुनाग के द्वारा ना कुछ चीजें की गई, जैसे कि इसने अवंती पर विजय की। तो अवंती कहाँ है बेटा, एमपी। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो अवंती गणराज्य है ना, इस अवंती गणराज्य पर इसने क्या किया, हस्तक्षेप किया और उसको जीत लिया और इसने क्या किया, राजगृह के साथ में अवंती को भी मिला दिया। तो अब देखो मगध महाजनपद में क्या क्या चीजें मिल गई है, काशी पहले मिल गई थी, वज्जी मिल गई, वैशाली मिल गई, लिच्छवी मिल गई। ठीक, और अब इसने क्या किया, अवंती को भी मिला दिया, तो एक क्षेत्र क्या हो गया और थोड़ा बड़ा हो गया। इसके बाद में अगला शासक आता है जिसका नाम है कालाशौक। कालाशौक, और कालाशौक के साथ में हमने क्या पढ़ा था कि बौद्ध संगति हुई थी, याद आ रहा है ना, बौद्ध संगति हमने पढ़ी थी, कालाशौक के समय में हुई है। तो कालाशौक वो है जिसे काक वर्ण भी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग जो था वो हल्का सांवला था। ये शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। तो नागवंश का दूसरा शासक कौन रहा है, कालाशौक रहा है।
कालाशौक ने अपनी राजधानी को राजगृह से परिवर्तित किया और पाटलिपुत्र बना दिया, जैसा कि उदयन ने किया था। तो पहली बार राजधानी कौन बनाता है? पाटलिपुत्र, उदयन, और दूसरी बार कालाशौक। फिर इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। तो कालाशौक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित की गई थी, जिसमें बौद्ध धर्म के भीतर मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न किया गया था। कालाशौक भी हर्यक वंश की तरह षड्यंत्रों का सामना नहीं कर पाया और अंततः इसकी हत्या कर दी गई। और इसकी हत्या किसने करी? तो इसकी हत्या की नंद वंश के शासक महापद्मानंद के द्वारा। तो इसके बाद कौन सा वंश आ जाएगा? नंद वंश। तो इसके बाद हम देखते हैं नंद वंश। अब नंद वंश के पश्चात, नंद वंश के बाद कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश ना, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक में? तो नंद वंश की अगर हम शिशुनाग वंश की बात करें तो नाग वंश के पश्चात नंद वंश आता है, परंतु शिशुनाग वंश के पतन के क्या क्या कारण रहे? तो पहला कारण क्या है? शिशुनाग वंश जो है वह कालाशौक की हत्या के बाद क्या हो गया? कमजोर हो गया। दूसरा, आंतरिक षड्यंत्र बढ़ने लगे। इसके अंतिम शासक अक्षम थे, मतलब इतना काम नहीं कर पा रहे थे, इनमें क्षमता की क्या थी? कमी थी। इस कारण से ये वंश क्या हो गया? धीरे धीरे समाप्त होने लगा। दूसरी बात कि महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश का क्या कर दिया? अंत कर दिया और एक नए वंश की स्थापना कर दी। फिर आएगा, ये आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। हाँ, आप एक चीज याद रख सकते हैं कि इनके द्वारा उपलब्धियां क्या क्या की गई। तो पहली उपलब्धि है कि इन्होंने अवंती जैसे साम्राज्य को हराकर मगध साम्राज्य में जोड़ दिया। दूसरी उपलब्धि है इन्होंने राजधानी का विकास किया। तो पाटलिपुत्र का महत्व इनके समय में धीरे धीरे क्या होने लगा? बढ़ने लगा। तो राजधानी को ये क्या करने लगे? और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने लगे, बनाने लगे। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया, वास्तुकला पर भी इन्होंने क्या किया? काम किया। अगला आता है धार्मिक संरक्षण। इन्होंने बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों को धार्मिक संरक्षण दिए, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो कालाशौक के समय में की गई। ठीक, फिर अगला आता है नंदवंश। नंदवंश के अंतर्गत, नंदवंश की अगर हम बात करें तो नंदवंश की स्थापना जो है महापद्मानंद के द्वारा की गई। इसने शिशुनाग वंश के शासक को हटाया और हटाने के बाद नंदवंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। महापद्मानंद को, हम अगर महापद्मानंद की बात करें तो इसको एक क्षत्र कहा जाता था। ये पहला शासक था जो कि गैर क्षत्रिय था। ठीक है, यहां पर आकर अभी ये वाला सेगमेंट हमारा खत्म होता है। अब आपको क्या याद करना है? ठीक, देखिए आपको क्या पढ़ना है। अब ना हमने बहुत सारे 3 वंशों 4 वंशों के बारे में पढ़ लिया, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा? मगध। तो मगध में सबसे पहले आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आता है आपका नागवंश। नागवंश के बाद में आता है आपका नंदवंश, और नंदवंश के बाद में आता है आपका मौर्य वंश। ठीक है, तो हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार। बिंबिसार के बाद दूसरा शासक अजात शत्रु, तीसरा शासक उदयन। ठीक है, बिंबिसार ने क्या किया? बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई राजगिर को। तो इसकी राजधानी है राजगृह। इसने इसी राजधानी को कंटिन्यू किया, पर उदयन ने राजधानी परिवर्तित कर दी और उसने क्या बना ली? पाटलिपुत्र। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं इतना में। अब आ जाओ यहीं पर बिंबिसार में। तो बिंबिसार क्या करता है? राज्य विस्तार के लिए ये क्या करता है? वैवाहिक रीति अपनाता है। तो राज्य विस्तार के लिए ये करता है विवाह, और ये करता है युद्ध। ठीक है, और ये भी करता है क्या? युद्ध। ठीक, अब क्या होता है? विवाह ये कहाँ कहाँ करता है? तो ये सबसे पहले करता है
कौशल, दूसरा लिच्छवी और तीसरा मद्द। ठीक है, तो ये 3 जगहों की राजकुमारियों के साथ विवाह कर लेता है। अब इसको 2 क्षेत्र गिफ्ट में मिलते हैं। पहला क्षेत्र है काशी, ठीक, और दूसरा क्षेत्र है कौशल। फिर आ जाओ यहाँ अजातशत्रु में। अजातशत्रु क्या करता है, अंग को जीत लेता है और अंग को जीतने के बाद लिच्छवी और कौशल दोनों पर आक्रमण करता है। तो यहां से ये काशी वाले क्षेत्र को और वैशाली वाले क्षेत्र को अपने अंतर्गत लेकर आ जाता है। ठीक है, उदयन के बाद यह जो वंश है ये पतन की ओर आगे बढ़ता है। तो इसके बाद जो है इस वंश का क्या होने लगता है, धीरे धीरे पतन होने लगता है। क्लियर है यहां तक में? ठीक, तो इस वंश का क्या हो गया, पतन हो गया, इतना याद रखो। दूसरे वंश में आना, दूसरा वंश क्या है, नागवंश। अगला वंश नागवंश। अब नागवंश की बात करते हैं। तो नागवंश का पहला शासक कौन है, शिशुनाग। शिशुनाग किसका मंत्री है? अच्छा, शिशुनाग के बाद कौन आता है, काला शौक। ठीक है, बस इतना ही, 2 ही शासक हैं। ठीक है, शिशुनाग किसका मंत्री, शिशुनाग है हर्यक वंश का मंत्री। तो हर्यक वंश में आंतरिक संघर्षों को या षड्यंत्रों को देखते हुए ये कहता है कि भाई इनसे तो नहीं हो पाएगा, मैं ही राजा बन जाता हूँ। तो ये क्या करता है, ये शिशुनाग वंश के ये हर्यक वंश के अंतिम शासक की हत्या करता है और हत्या करने के बाद खुद को क्या बना देता है, राजा घोषित कर देता है। तो ये शासक बन जाता है। ये अपनी राजधानी किसको बनाता है, वापस से राजगृह को। ठीक है, वही काला शौक में आ जाओ तो काला शौक जो है वो अपने पिता के बाद राजा बनता है, पर पिता की हत्या नहीं करता। ठीक है, वो पिता के बाद राजा बनता है। पिता के बाद में राजा बनने के बाद ये अपनी राजधानी किसको बनाता है, पाटलिपुत्र को। ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो नागवंश है, ये क्या करता है, अवंती को, मतलब अवंती महाजनपद को क्या कर लेता है, यह मगध महाजनपद में मिला देता है। ठीक है, इतना यहाँ तक याद रहेगा। नागवंश समाप्त। इसके बाद में नागवंश पतन की ओर आगे बढ़ जाता है उदयन की मृत्यु के पश्चात, कालाशौक की मृत्यु के पश्चात। तो कालाशौक की मृत्यु के पश्चात अलग अलग शासक तो आते हैं, परंतु वो शासक कुछ कर नहीं पाते। तो जिस कारण से ये वंश क्या होता है, पतन की ओर आगे बढ़ता है। अगला वंश कौन सा हो जाएगा, इसके बाद आएगा आपका अगला वंश जिसको हम क्या कहते हैं, नंद वंश। ठीक है, तो इस टॉपिक को हटाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका नंद वंश। नंद वंश की स्थापना कौन करता है, महापद्मानंद। तो महापद्मानंद नंद वंश की स्थापना करता है। सेम वही मेथड है कि जो नागवंश है, इस नागवंश के आंतरिक षड्यंत्रों को देखते हुए महापद्मानंद कहता है कि भाई इनसे तो नहीं हो पाएगा, तो अब क्या करें, मैं राजा बनूंगा। ठीक है, तो महापद्मानंद क्या करता है, राजा बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि महापद्मानंद क्षत्रिय नहीं था, इसे शूद्र जाति का माना जाता है। तो कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, शूद्र कहते हैं। ठीक है, इसने एक उपाधि ली जिसका नाम है एक क्षत्र। इसने कहा कि मैं एक क्षत्र हूं। ठीक है, मतलब मैं एक लौता जो हूं, राजा हूं। ठीक है, इसके बाद में इसका बेटा घनानंद शासक बनता है। तो महापद्मानंद के बाद में कौन आता है, महापद्मानंद। महापद्मानंद के बाद आता है घनानंद, जो कि इसका क्या होता है, बेटा होता है। और घनानंद की हत्या कौन कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? तो यहां तक कहानी क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो पूछ लो। कौन सा? बृहदत्त। देखो, बृहदत्त वंश हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ना बहुत लंबा सेगमेंट नहीं है। मतलब हम इसमें सिर्फ स्थापना पढ़ेंगे कि इस व्यक्ति की द्वारा स्थापना की गई और उसकी हत्या इस व्यक्ति ने कर दी। मतलब इसका ना राजनैतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, पढ़ेंगे उसको। क्लियर हुआ यहाँ तक? और कुछ कंफ्यूजन है?
चलिए, तो यहाँ आकर हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के अंतर्गत मौर्य वंश। तो नंद वंश का महत्व, पतन के कारण और कैसे मौर्य वंश की शुरुआत हुई, मतलब चाणक्य की पूरी हिस्ट्री और सिकंदर की हिस्ट्री, तो कल वाली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए।